बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को उस तरह की गाली दी जाए, उनको माँ की गाली दी जाए, उनकी माँ दिवंगत हो चुकी हैं। तो ये तो है एक मुद्दा, अफसोस की बात है ही, निंदा की बात है ही। लेकिन जिस तरह से इसको प्ले किया जा रहा है वो बहुत बड़ा बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, और वो राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो विशुद्ध रूप से राजनीति है जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मुद्दा तो आपको महिला वाला मुद्दा, अस्मिता का मुद्दा, ये मुद्दे तो बन गए। उससे ज्यादा संभावना इस मामले में सांप्रदायिक मुद्दा बनने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि गाली देने वाले का नाम मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी है। वो एक मुस्लिम ने कांग्रेस पार्टी आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कामयाबी विकास जी ये है कि उन्होंने एक मुद्दा तो ये इस्टेब्लिश किया कि बिहार में बदलाव। आज हर व्यक्ति बदलाव की बात कर रहा है, बिहार में सत्ता बदलने की बात हो रही है। इसका श्रेय, इस बात की चर्चा, इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। बिहार मुद्दा है मतलब कि बिहार के लोगों की भलाई हो, पलायन रुके, शिक्षा की व्यवस्था हो, बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ गरीबी मिटे, यहाँ फैक्ट्रियां लगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिले। ये मुद्दा, इस मुद्दे पर अगर आज बिहार में चर्चा हो रही है तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। तो अजीत जी, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। आप बिहार से लौट करके आए हैं और अभी सब कुछ बिहार की तरफ ही जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी लेटेस्ट बिहार दौरा जो आपको रहा वो कैसा रहा? सफल रहा, सुखद रहा? बिल्कुल बिल्कुल सफल। बिहार का दौरा तो हम मान लीजिए कि वो हमारा गृह प्रदेश है, तो दौरा हमेशा वहां का सुखद ही होता है, हमको अच्छा ही लगता है। लेकिन चुनाव के साल में जाना, चुनाव के ठीक पहले जाना, 2-3 महीने पहले जाना, उसका एक अलग ही आनंद है। अपना बिहार का चुनाव देखना, राजनीति समझना, नेताओं की बातें समझना, तो वो उस लिहाज से काफी अच्छा रहा। और इस समय आपको पता है कि बिहार किस तरह से किस मुकाम पर खड़ा है। वहां राजनीति तेज हो रही है, पार्टियों की बैठकें चल रही है। हम जिस समय पटना में थे उस समय प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने का मुद्दा छाया हुआ था, एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ था। एसआईआर को लेकर के जिस दिन रैली होनी थी, मार्च होना था पटना की सड़कों पर, उसके एक दिन पहले रात में हम पटना पहुंचे और हमने अपनी आंखों से देखा गांधी मैदान का नजारा। उसके अगले दिन पटना की सड़कों पर जो भीड़ क्या देखा आपने एसआईआर को लेकर के जो रैली पटना में बुलाई गई, मतलब एक तरीके से समापन रैली जो पटना में हुई, जिसमें पटना में मार्च हुआ, फिर सभा सम्मेलन, भाषण हुआ, क्या देखा आपने? पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो हमने आपस की बातचीत में भी कई पत्रकारों, नेताओं के साथ वहां हमने कहा, इस बात को याद किया कि 1989 से हम पटना जाते और राजनीतिक रैलियां देखते और उसमें शामिल होते रहे हैं। अरसे बाद एक राजनीतिक कार्यक्रम दिखा, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम दिखा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है और बड़े राजनीतिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसका आयोजन हो रहा है, जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं और किसी तरह की कोई अव्यवस्था, अराजकता नहीं दिख रही है। जिस दिन समापन था, यानी 1 सितंबर को, उसके पहले हम पहुंचे, उसके एक दिन पहले 31 तारीख की रात को, 31 अगस्त की रात को 12 साढ़े 12 बजे रात को, चूंकि हम गांधी मैदान के ठीक सामने एक होटल में ठहरे हुए थे, हम गांधी मैदान में जा करके हमने देखा 12 बजे, साढ़े 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जो उत्सव का माहौल था, जिस उत्साह के साथ लोग आए हुए थे, ऐसा लगा कि लोगों के दिल दिमाग पर एसआईआर का जो मुद्दा था उसने एक असर छोड़ा है और उसने लोगों को प्रेरित किया है कि वो इस पर अपना विरोध दर्ज कराने पटना पहुंचे, राजधानी पहुंचे। तो बड़ा स्वाभाविक सा दिखा और लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए, तो वो इन्वॉल्व थे, लोग उत्साह के साथ बातें कर रहे थे। और अगले दिन भी जो कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से मार्च हुआ, वो सब बड़ा व्यवस्थित रहा। एक आध चीजें जो होती हैं, विवाद हो जाता है, वो सब हम लोग जान रहे हैं, पप्पू यादव वाला जो मामला हुआ या उस तरह की 1-2 चीजें हुई, लेकिन ओवरऑल जो है क्या हुआ पप्पू यादव के साथ? क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी है जिसमें पप्पू यादव माथा पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, लेकिन वो विवाद था क्या? आप थे वहां, आपने देखा अपनी नजरों से? क्या उनको मंच से हटाया गया या चढ़ने नहीं दिया गया या क्या हुआ? नहीं, मंच पर जाने ही नहीं दिया गया। असली समस्या ये है कि उनको लगातार रोका जा रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हम एक बात और बताएं कि पटना की सड़कों पर जो भीड़ थी, जो पोस्टर होर्डिंग्स लगे थे और कांग्रेस का जो जलवा बना था, वो बनाने में उनका बड़ा हाथ था, पप्पू यादव का। इसके बावजूद किसी न किसी तरह का की एक गांठ है जो खुल नहीं रही है। देखिए, उनको जो तरजीह मिली वो सीमांचल में मिली, जहां प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई। सुपौल से लेकर के दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, उस इलाके में उनको तरजीह दी गई क्योंकि उनका इलाका था, वो वहां से एमपी है निर्दलीय, उनकी पत्नी वहां से एमपी रही हैं, अभी राज्यसभा की सांसद हैं, तो उस इलाके में तरजीह मिला। फिर जैसे यात्रा पटना पहुंची, समापन हुआ, फिर उनको किनारे कर दिया गया, फिर उनको मंच पर जगह नहीं मिली। तो एक तो मंच पर जगह नहीं मिली,
हालांकि उसके बाद का जो दृश्य था वो थोड़ा नाटकीय था, और इसके लिए तो पप्पू यादव जाने ही जाते हैं, वो थोड़ी नाटकीयता तो कर ही देते हैं, अति नाटकीयता आई जाती है उनके व्यवहार में, उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो ये एक घटनाक्रम है। ये कॉल हमने हमने वो वीडियो भी देखा जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ गले मिलते पप्पू यादव दिखे, और ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या राहुल गांधी ने सालों से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में जो एक गांठ खुलने जैसी जो बात आप कह रहे हैं, गांठ पड़ गई थी, उसको राहुल गांधी ने खत्म करवा दिया और दोनों मिल गए। तो फिर कौन है जो पप्पू यादव को रोक रहा है? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो पप्पू यादव को रोक रहे हैं, या फिर जो बात कही जाती है कि आरजेडी नहीं चाहती है कि बिहार में कोई दूसरा यादव चेहरा पनपे? बताइए। ये दोनों बातें हैं। हमने कहा ना कि उनको तरजीह, एक स्ट्रेटजी थी कि उनको देश सीमांचल के इलाके में जहां उनका असर है, नहीं तो यात्रा फेल हो सकती है, कुछ उत्पात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यात्रा की जो अभी जिस तरह का माहौल है वो माहौल बिगड़ सकता है, तो वहां तरजीह दी गई। तो वो सोची समझी योजना के तहत सोच समझ करके वहां उनको महत्व दिया गया। बाकी जहां जरूरत नहीं है वहां उनको नहीं पूछा गया। तो ये आरजेडी की तरफ से भी है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन मेनली आरजेडी की तरफ से। राजद नहीं चाहती है कि उनको ज्यादा महत्व दें, क्योंकि फिर उनके हिसाब से टिकट देनी होगी। असली चीज अब लड़ाई टिकट की है। उनका जो आगे क्या, जो लंबी पीछे की जो कहानी है वो अपनी जगह है। अभी तात्कालिक मामला ये है कि वो बहुत इन्फोर्स करेंगे अपने को। उनके लोग पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। उनकी एक पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उन्होंने अनेक जगह नेता खड़े कर रखे हैं। तो बाकी जगहों पर नहीं भी दें तो मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया, जिन 3 क्षेत्रों को वो और उनकी पत्नी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, मधेपुरा से भी एमपी रहे हैं, पूर्णिया से एमपी हैं, अभी कई बार रहे हैं, और सुपौल से उनकी पत्नी एमपी रही हैं लोकसभा की। तो ये अररिया, सुपौल, पूर्णिया और मधेपुरा, ये 4 लोकसभा सीटें, हम कटिहार किशनगंज छोड़ भी दें तो यहाँ उनका असर है, और वो बहुत फोर्स करेंगे कि यहाँ टिकट चाहिए हमको। तो अब ये पहले से दबाव बनाना है उनके ऊपर कि भाई वो ज्यादा टिकट न मांगे, इसका दबाव है ये, और कुछ नहीं है ज्यादा। इसके अलावा एक और घटना हुई, बहुत ही अप्रत्याशित दुखद घटना हुई, वो ये कि मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी व्यक्ति ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत दुखद और बहुत ही अफसोसजनक बात है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, बिहार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अब उस पर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मूड में है। देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटे, वैसे ही उन्होंने बयान दिया। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान दिया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनको रोते हुए कैमरे पे दिखाया गया। और आज जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो बिहार में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बिहार बंद किया हुआ है, बिहार बंद का आयोजन किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता में है बीजेपी तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो खुद ही बीजेपी ने एक मुद्दा खड़ा कर लिया? क्या है मतलब, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर बिहार बंद किया जाए, बिहार बंद का आयोजन किया जाए? कैसे देखते हैं आप इसको, इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अब बीजेपी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो प्ले कर ही रही है ना, जितना होना चाहिए है उससे ज्यादा उसको प्ले कर रही है, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा उसको बना ही रही है। कि ये प्रधानमंत्री को गाली दी गई, आपने कई बार कह दिया कि बहुत ही दुखद है, अफसोसजनक है, और एक बिहार का आदमी होने के नाते हमको बुरा लगा। हमने कई जगह लोगों से कहा कि भाई हम लोगों को भी मतलब बुरा लगा, हम लोग इसकी निंदा करते हैं, माफी मांगते हैं इस बात की हम अपनी तरफ से। ये नहीं होना चाहिए था, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को उस तरह की गाली दी जाए, उनको माँ की गाली दी जाए, उनकी माँ दिवंगत हो चुकी है। तो ये तो है एक मुद्दा, अफसोस की बात है, ये निंदा की बात है ये। लेकिन जिस तरह से इसको प्ले किया जा रहा है वो बहुत बड़ा बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, और वो राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो विशुद्ध रूप से राजनीति है, जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और राजनीति क्या है ये हम आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने एक महिला वोटर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की है। महिलाएं उनको ज्यादा वोट करती हैं, एनडीए को ज्यादा वोट करती हैं, और ये इन दोनों नेताओं की वजह से है। तो एक तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई नाराजगी है या किसी तरह से कोई लग रहा है कि कुछ परेशानी हो सकती है, उसको एड्रेस करना है, उसमें एक नई भावना जगानी है। दूसरे, अभी आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में गए थे, माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया गया। बिहार में बड़ा भव्य राम मंदिर के तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर बनना है, माता जानकी का मंदिर पुनौरा धाम में बनना है। तो उसके साथ महिलाओं को कनेक्ट करने की बात है, और ये मुद्दा उसके साथ कनेक्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री 15 तारीख को बिहार जाने वाले हैं, आप तय मान के चलिए कि वहां भी ये मुद्दा उठेगा। वो पुनौरा धाम का मुद्दा भी उठाएंगे जो माता जानकी का मंदिर बन रहा है, और अपनी माँ का मुद्दा भी उठाएंगे जिनको गाली दी गई है।
तो ये विशुद्ध रूप से राजनीति करने का बीजेपी करती है। आपको पता है बीजेपी किस तरह से, जिस तरह से एक बार ध्यान है हमको कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको कह दिया था कि वो नीची राजनीति करते हैं। उन्होंने जाति की बात कुछ नहीं कही थी, उन्होंने ओछी राजनीति की बात की जगह नीची राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया था, और प्रधानमंत्री ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि हम नीची जाति के हैं तो हमारी नीची जाति को गाली दी गई है, हमारी नीची जाति को के पर सवाल उठाए गए हैं। तो बीजेपी तो इस तरह के मुद्दे बनाने में माहिर है, उसने बना दिया। लेकिन मेरा मानना है विकास जी कि जितना श्रेय बीजेपी का है उतना ही श्रेय अपोजिशन को भी जाता है इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने में। कैसे? अपोजिशन चाहता तो यह मुद्दा तत्काल खत्म हो जाता है, अपोजिशन ने मुद्दे को खत्म ही नहीं होने दिया। बल्कि भाई सिंपल बात थी, जो जिस बात से आज कांग्रेस के नेता, हम पटना में थे और कांग्रेस के कई नेताओं से आमने सामने बात हुई, बड़े नेताओं से, सब इस बात को सब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि क्यों माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी। जब वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, राहुल गांधी मंच पर नहीं थे, तो राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव इस बात के लिए माफी मांग लिए होते कि भाई कि हम माफी मांगते हैं, हम एक बिहार का व्यक्ति होने के नाते तेजस्वी यादव कहते कि हम माफी मांगते हैं, राहुल गांधी कहते कि हमारे मंच से ये गाली दी गई, कांग्रेस का मंच था, हम माफी मांगते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती। बल्कि कद बड़ा हो जाता दोनों नेताओं का। आपको एक नैतिक साहस दिखाने की बात थी, ठीक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, ठीक है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस समय मंच पर नहीं थे, लेकिन मंच तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, कांग्रेस आरजेडी के झंडे लगे हुए हैं, और चंद मिनट पहले ही उस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उतरे हैं। उनके बाकी सारे पदाधिकारी मंच पर ही। आपने देखा होगा जब वो मंच से जब गाली की आवाज आ रही है तो मंच पूरा भरा हुआ है। तो इसका मतलब कि नेता अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है। नेता उतर के मंच से चला जाए तो उसके बाद मंच खाली होने में कितना टाइम लगता है? खाली हो जाता है तुरंत। मंच भरा हुआ था, इसका मतलब कि नेता अभी थोड़ी देर पहले उतरे हैं। तो आप नहीं थे वहां, ठीक है, आपका वर्कर भी नहीं है वो, लेकिन इसके बावजूद मंच आपका है, आंदोलन आपका है, जिसका मंच है वो आपके पार्टी के जिले के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी उस मंच पर रहे होंगे। माफी आपको मांगने में जरा सी परहेज नहीं करनी चाहिए थी विकास जी, जरा सा परहेज नहीं करना चाहिए था। और हम इस मामले में एक मिसाल देते हैं, हमेशा महात्मा गांधी की मिसाल देते हैं। महात्मा गांधी, एक भी व्यक्ति कहीं कोई गलती करता था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो जरूरी नहीं होता था। नोआखली में दंगे हो रहे थे, जरूरी नहीं था कि कांग्रेस के लोग दंगे कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उपवास करते थे, महात्मा गांधी प्रायश्चित करते थे। एक घटना कहीं होती थी किसी जगह, इलाहाबाद में घटना हुई और महात्मा गांधी उस समय वर्धा में है, वहां वो उपवास करते थे, शुद्धि के लिए प्रायश्चित करते थे। तो अब राहुल गांधी हो नहीं हो, लेकिन ये अगर कर लेते तो इससे क्या चला जाता? आपका कुछ नहीं चला जाता, ये मुद्दा खत्म हो जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपसे 100% सहमत हूं। लेकिन मैं यहाँ पे जो काउंटर रख रहा हूं, मेरी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, उन्हीं का काउंटर रख रहा हूं और आपसे जवाब चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं उससे पूरी सहमति है, महात्मा गांधी का जिक्र आपने किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश ने तो सालों से तैयारी कर ली है कि महात्मा गांधी के भारत को पीछे छोड़ के एक नया भारत बनाया जाए। ये कांग्रेस के लोगों का तर्क है। वो ये कहते हैं कि देश की संसद में जब बीजेपी के एक एमपी ने एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एमपी को जब उसके धर्म को लेकर के गाली दी, तब बीजेपी की तरफ से माफी नहीं मांगा गया। जब टीवी डिबेट्स में एक बीजेपी के प्रवक्ता ने एक दूसरे प्रवक्ता को ऑन लाइव टीवी कार्यक्रम में गाली दी, तब बीजेपी के नेताओं ने माफी नहीं मांगा। और अब तो कांग्रेस के कुछ लोग पुराने ट्वीट्स और पोस्ट ला करके उसको काउंटर कर रहे हैं कि देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के लिए। तो ये जो नैतिकता की बात हो रही है बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में नैतिकता क्या दोनों पक्षों की तरफ से पिछले कुछ समय से बनी हुई दिखती है आपको? मैं इसी पे बात करना चाहता हूं कि नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन क्या वो नैतिकता बनी हुई दिखती है? अब ये तो पक्ष विपक्ष की बात बनती जा रही है। बिल्कुल, आप ये बात भी ठीक है। ये फैक्चुअली इस बात को कौन काउंटर करेगा कि इतनी सारी बातें हुई हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब महिलाओं के अपशब्द कहे जाने के ढेर सारी खबरें आ रही हैं। सोनिया गांधी के लिए क्या कहा, संसद में रेणुका चौधरी के लिए क्या कहा, हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में सुनंदा पुष्कर के लिए क्या कहा, ममता बनर्जी के लिए क्या कहा, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। दूसरे नेताओं ने भी गालियां दी, वो भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कांग्रेस भी उसी तरह का आचरण करे? ये कतई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे, उन्होंने अपशब्द कहे महिलाओं को तो आप भी अपशब्द कहेंगे। अगर आप आज तक याद करिए, ये जो जिस सुनंदा पुष्कर की बात कही जा रही है, वो नरेंद्र मोदी ने कब कही थी? वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, 2012 की बात है ये।
और जी आज 13 साल के बाद सब आदमी इस बात को दोहरा रहा है और इसके लिए उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो गलत बात थी और आज तक वो बात है। आप तो जब आप उनको जी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं 13 साल पहले कही गई बात के लिए, तो क्या आपका आचरण उनसे या उनकी पार्टी के लोगों से अलग नहीं होना चाहिए? अगर उनकी पार्टी ऐसी बातें कर रही है, वो ऐसी बातें उन्होंने कही हैं अतीत में, तो इससे आप जो दरभंगा की सभा में जो बात कही गई है, उसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। सिंपल बात है, बिल्कुल एकदम सिंपल बात है कि आप नैतिकता का, अगर आप अपने को ज्यादा नैतिक बता रहे हैं, तो आप दूसरे को अनैतिक बता करके उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसकी अनैतिकता से आप अपनी सभा में जो गड़बड़ी हुई है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कीचड़ से कीचड़ नहीं धो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये आपको समझना चाहिए। आप अपने को अगर श्रेष्ठ दिखाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी इसमें इसका दूसरा पहलू भी, तो नैतिकता का पहलू है, राजनीतिक शुचिता का, नैतिकता का पहलू तो है विकास जी, लेकिन ये तो चुनावी जी लाभ हानि का भी तो मामला है। जी चुनावी लाभ हानि का तो मामला है, कम से कम वो तो देखते। आप नैतिकता की मेरा बात नहीं मेरा करते, अगला चुनावी लाभ हानि तो देखते। मेरा अगला आप जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि दाग से दाग और मेरा दाग अच्छा तुम्हारा दाग अच्छा, ये वाली राजनीति जो शुरू हो गई है देश में, वो कतई अच्छी नहीं है और ये खत्म होनी चाहिए। और बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कह रही है कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा किया जो आपत्तिजनक था, तो उसी को दोहराने की जरूरत नहीं थी, आप एक बड़ी लाइन खींच सकते थे। लेकिन मैं चुनावी फायदे वाले पे ही आ रहा हूं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप बिहार में थे, ये मुद्दा चल रहा है, आज बिहार बंद का आयोजन किया गया है, सोशल मीडिया पे तमाम फोटो वीडियोज आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कें जाम कर रहे हैं, 12 बजे तक बंद का आयोजन किया गया है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है या आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि इससे वो वोट प्रभावित होगा बिहार में? बिल्कुल बन इसकी जाएगा, गुंजाइश आपको लग रही है? बनाने की कोशिश होगी, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। राजनीति में हम नहीं कह सकते हैं भाई, जब राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन मुद्दा नहीं बन सका और बीजेपी को नहीं जिता सका, तो किसी मुद्दे के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि कोई मुद्दा, कौन सा मुद्दा चल जाएगा, वोट मिल जाएगा। लेकिन अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है ये, और आगे ये राजनीतिक रूप से महागठबंधन मतलब जो अभी 6 पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई-एमएल है और वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा, और उस बड़ा बनने के 2-3 कारण हैं जो बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पहला तो महिला का मुद्दा है कि एक महिला को गाली दी गई। आप इस तरह की गालियों पर हम लोग के यहाँ बहुत विवाद होते हैं, हम लोग सुन चुके हैं, पहले भी होता रहा है। तो एक महिला को गाली दी है, महिला गुजर चुकी है, दिवंगत है, महिला प्रधानमंत्री की मां है, और प्रधानमंत्री इस बात का मुद्दा बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनने लायक हो गया। बिहार की अस्मिता से ये मामला जुड़ रहा है, माता जानकी की धरती है, और उसको बीजेपी उस लाइन पर ले जा रही है कि वहां माता ने एक प्रधानमंत्री की बूढ़ी दिवंगत हो चुकी माता का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जी करके गई, उनका अपमान किया गया, उनको गाली दी गई। ये मुद्दा तो आपको, महिला वाला मुद्दा, अस्मिता का मुद्दा, ये मुद्दे तो बन गए। उससे ज्यादा समझ गया। संभावना इस मामले में सांप्रदायिक मुद्दा बनने की है। सांप्रदायिक मुद्दा बनने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि गाली देने वाले का नाम मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी है। तो एक मुस्लिम ने कांग्रेस पार्टी आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी। देखिए, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। ये उसको उस लाइन पर, अब बिना कुछ कहे उस लाइन पर सारी डिबेट जा रही है। बिहार में जो चर्चा है वो इस लाइन पर जा रही है, और आप इसको रोक नहीं सकते, आप किसी तरह से इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये इसका कारण क्या है, हम आपको बता रहे हैं। लोग का, कांग्रेस के लोगों ने कहा, आपने भी सुना ही होगा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति विक्षिप्त है। भाई, अगर दो और बातें कही गई, जो मुस्लिम की जो स्टीरियोटाइप बनाया है बीजेपी मतलब पूरे एनडीए ने, और अभी पिछले 11 साल में बीजेपी में जो मुस्लिम का स्टीरियोटाइप बना है, वो 2 चीजों से स्टीरियोटाइप बना है। एक स्टीरियोटाइप है कि पंक्चर बनाने वाली जाती है, प्रधानमंत्री ने भी एक बार कह दिया था कि पंक्चर नहीं बनाते रहते, अगर कांग्रेस ने कुछ किया हो तो पंक्चर बनाने वाली जाती है। और दूसरा एक स्टीरियोटाइप जो सोशल मीडिया में है कि बकरी से दुष्कर्म करने का मामला, मौलाना इसमें पकड़े गए, मौलाना उसमें पकड़े गए, तो ये व्यक्ति बकरी से दुष्कर्म करने के मामले में जेल जा चुका है और पंक्चर लगाता है। तो जो 2 स्टीरियोटाइप है, उस दोनों स्टीरियोटाइप को ये व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि विक्षिप्त है। अगर ऐसा व्यक्ति जो ऐसे खराब आरोप में जेल जा चुका है, 2 साल, कितने साल जेल, वो आपके मंच पे क्या कर रहा था? कैसे मंच पर आया आपके मंच पर, जहां इतनी सिक्योरिटी होती है? ठीक है, उतर गए होंगे, इसके बावजूद वो मंच पर कैसे आया? क्या नेता कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था? पहली बात। दूसरी बात, आप एक सवाल हम कर रहे हैं विकास जी, अगर जो गाली उसने
प्रधानमंत्री को दी, वही गाली अगर उसने राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को दे दी होती तो उस मंच पर क्या हालत होती। जो भी मंच पर मौजूद था वो तो उसको मार पीट करके अधमरा कर देता, वहीं पुलिस के हवाले करता उसको। बिल्कुल जब उसने बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल। का अपमान किया तब आपने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? हम ये हिंसा के उसमें नहीं करें कि आपने मारपीट उसको मारा पीटा क्यों नहीं, आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते कि प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। जी, जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आपत्ति इस पे दर्ज नहीं हुई, ये बड़ी घटना नहीं है, हुई, बिल्कुल बड़ी नहीं हुई, बात। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब मीडिया में खबर आई, जब इस पर विवाद बढ़ा, तब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। एक विक्षिप्त दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम मार्क किए कि कैसे नफरत का मुद्दा बनेगा, कैसे ये सांप्रदायिक मुद्दा बनेगा, वो ये है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति ने मंच पर राहुल तेजस्वी को गाली नहीं दी, उसने नरेंद्र मोदी को गाली दी। इसका मतलब उसके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत भरी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के लिए नफरत भरी हुई है। उस एक व्यक्ति के मन में भरी हुई नफरत को भारतीय जनता पार्टी उस पूरी कम्युनिटी के नफरत के तौर पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि वो विक्षिप्त व्यक्ति है। हो सकता है कि बिल्कुल कम्युनिटी का कोई मतलब नहीं लेना देना हो, लेकिन बीजेपी इस बात को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि वो पूरी कम्युनिटी जो है वो नफरत करती है प्रधानमंत्री मोदी से। ये एक बड़ा बड़ा इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिहार के मामले में हमें दावा हमेशा करते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता है, और जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। 2015 का चुनाव आपको याद होगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री वो नहीं बने थे, भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे अगर हम हारेंगे तो, लेकिन फिर भी हरवाया बिहार के लोगों ने। अभी झारखंड में देखिए घुसपैठ और सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और बीजेपी पहले से कम सीटों पर आई, बुरी तरह से हारी। तो ये एक चरित्र है उस प्रदेश का, वहां का नेचर है, लोग सांप्रदायिक नहीं होते हैं, घुल मिल करके रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं वो भी है। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है और इस मुद्दे को इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि निश्चित रूप से इसका नुकसान होने की संभावना अभी दिख रहा है इंडिया ब्लॉक। और इन लोगों ने अपनी गलती से, अपनी महाभूल से इस मामले को बन जाने दिया। इनको लगा जब शुरू में विकास जी 2-3 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, मतलब ज्यादा रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया, तो इन लोगों ने समझा, अपोजिशन के लोगों ने, इंडिया ब्लॉक ने, कि मामला खत्म हो गया, अब ये मामला ज्यादा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री विदेश में थे तो मामला ज्यादा नहीं चलेगा, तो इन लोगों ने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, माफी मांगने की कोशिश नहीं की, किसी तरह से कोई और मुद्दा ले आकर के डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब कोई बचाव का, कोई कंटीजेंसी का प्लान इनके पास नहीं। जी, कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, तो लेकिन तभी जैसे ही ये मामला फिर फैला और बड़ा हुआ, अब उसके बाद आपके हाथ पांव फूले हैं, तो आप तमाम जो, अब हमको तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसे एब्सर्ड लॉजिक सब लेके आए जा रहे हैं, हमने किसी लॉजिक से आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते, किसी लॉजिक से। नहीं, ये डिफेंड तो किया ही नहीं जा सकता, मतलब इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। और अब बिल्कुल सही मुझे लगता है इस मामले का जो सही विश्लेषण और सही तरफ इसको ले जाने की तरफ जो आप बता रहे हैं और जो बीजेपी कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में जो बीजेपी कोशिश करेगी, वो वाकई कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए, माफ करिएगा, बिहार में मुश्किल हो सकती है इस मुद्दे पर उसको डिफेंड करने में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं अजीत जी। एक चीज और हमने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि बिहार में मुफ्त बिजली नहीं देंगे, हम मुफ्त बिजली के खिलाफ हैं, फ्री वाली चीजें नहीं देंगे, फ्री वाली योजनाएं नहीं चलाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि एक के बाद एक मुफ्त बिजली की घोषणा हुई, उसके बाद महिलाओं के लिए पैसे की घोषणा हुई, तमाम इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। तो इसको नीतीश कुमार का यू टर्न देखें या फिर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं तो कोई और है जो उनकी जगह पर ये फैसले करवा रहा है चुनाव में, मतलब वोट पाने के लिए? नहीं, दोनों बातें हैं। एक तो ये तय मानिए कि ये नीतीश कुमार के ब्रांड की पॉलिटिक्स नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड की पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी सफलता का स्वाद लग गया है। सबसे पहले वो अपोजिशन में थी तो उसने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की योजना करके, उसके फॉर्म भरवा करके, लोगों से अकाउंट नंबर वगैरह लेकर के वो ये योजना की घोषणा की, उनको लाभ मिला। लाडली बहना योजना का लाभ उनको मध्य प्रदेश में मिला, माझी लड़की बहन योजना का लाभ उनको महाराष्ट्र में मिला, तो वो बाद में वही, और मैया सम्मान योजना का लाभ झारखंड में हेमंत सोरेन ले गए। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। देखिए, सरकार में जो होता है आज की तारीख में, उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार आ गया है सरकार सत्ता का और संसाधन का,
जिसका इस्तेमाल पहले नहीं होता था, बहुत कम होता था। पहले सरकार और पार्टी के बीच में एक भेद रखा जाता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी, सरकारें चुनाव नहीं लड़ती थी। अब ये पिछले 10-11 साल में हो गया है कि अब सरकारें चुनाव लड़ती हैं, और जब सरकार चुनाव लड़ेगी तो कौन हरा सकता है उसको। इसलिए आप देखिए पिछले 10-11 साल में रिसर्च करके कोई देखे, और ये एकदम फैक्ट है, साबित हो जाएगा कि इनकम्बेंट के हारने का औसत कम होता जा रहा है। पहले कई जिन राज्यों में इनकम्बेंट हर 5 साल में हार के सत्ता से बाहर हो जाता था, वहां भी सत्ता वापस मिल रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों को केरल में सत्ता वापस मिल गई, कभी नहीं हुआ था कि सत्ता 57 के बाद की सत्ता रिपीट नहीं होती थी, लेकिन मिल गई। उत्तराखंड में हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, नहीं बदली, इस बार सत्ता मिल गई वापस। हिमाचल प्रदेश ने जरूर बचाया, लेकिन ये औसत अब हो गया है। जैसे हेमंत सोरेन बैक टू बैक सत्ता में आ गए वापस झारखंड में, तो ये होता नहीं था जो अब होने लगा है। और इसका कारण यह है कि सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए बिना हिचक कर रही है। तो ये एक राजनीति, जिसको भी इसकी सफलता का स्वाद लग जाए उसको रोका नहीं जा सकता। नीतीश कुमार इस मामले में एक अपवाद थे। वो कहते थे कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, वो इंपावरमेंट की स्कीम ले आते थे। चाहे महिलाओं को सबसे पहले उन्होंने 50% आरक्षण दिया लोकल बॉडीज में, उन्होंने महिलाओं लड़कियां स्कूल जाएं इसके लिए उनको साइकिल और पोशाक की योजना शुरू की। ये सब इंपावरमेंट की योजना थी। उनकी शराबबंदी भी विमेन इंपावरमेंट की योजना है, वो इंपावर कर रहे थे महिलाओं को। वो मुफ्त की चीजें देने में, मुफ्त की चीज तो क्या कहें, वो मुफ्त की तो है नहीं, हमारी जनता के ही टैक्स के पैसे की है, लेकिन वो चीजें देने में वो परहेज करते थे, नहीं करते। उन्होंने कई बार सदन में खड़े होकर के कहा, लोगों को फटकार लगाई कि ये क्या बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब उनके साथ समस्या ये है कि अब वो डिसीजन खुद से नहीं ले रहे हैं। जो आपने कहा कि वो एक तो वो डिसीजन खुद से नहीं ले रहे हैं, दूसरे 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का, जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत नहीं है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत एंगर नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको उखाड़ फेंकने वाली बात नहीं है, लेकिन एक नाराजगी है, एक थोड़ी ऊब है, एक वोटर्स फटीग जिसको बोलते हैं वो है। और हम बार बार, हमको ध्यान आता है जब भी हम बिहार के, अभी भी 2 बार हम 15 दिन के भीतर घूम करके आए, 6-8 दिन लगा के। मध्य प्रदेश के चुनाव की तरह हमको दिख रहा है 2018 का मध्य प्रदेश, जब शिवराज सिंह चौहान को 12 साल हो गए थे, बीजेपी को 15 साल हो गए थे। हर जगह लोग शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते थे, लेकिन उनको उखाड़ फेंकेंगे ये कोई नहीं कहता था। और ये नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हुआ कि भाजपा हारी, लेकिन उसको कांग्रेस से सिर्फ 5 सीटें कम आई। कांग्रेस 109, बीजेपी 105, 15 साल की सत्ता के बाद। अगर उस समय शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना टाइप की योजना ले आए रहते तो जीत जाते, नहीं हारते हो। तो हमको लगता है कि उससे सबक लेकर के अब ये बीजेपी यहाँ काम कर रही है, जेडीयू भी अब उसमें शामिल है, कि 20 साल में जो नाराजगी बनी है, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उनके प्रति ये धारणा बन रही है कि वो अब नहीं लीड करेंगे तो फिर कौन देखेगा, क्या देखेगा, उसको पलटने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि लोग उन सब चीजों को भूल जाए। इसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री की गई। महिलाओं के खाते में इस महीने में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का के 10-10 हजार रुपए आ जाएंगे। 2 करोड़ 78 लाख परिवारों में, हर परिवार में एक महिला को, मतलब एटलीस्ट 2 करोड़ 78 लाख परिवारों को, मतलब 27-28 हजार करोड़ रुपया सीधे सरकार खाते में डाल देगी 30 सितंबर तक, जो लौटाना नहीं है आपको। इस पैसे से डीपीआर है और देना है। अगर वो डीपीआर सरकार को पसंद आए तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये रुपए लौटाने नहीं है। तो इस तरह की योजना की गई है, जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए। कोई नया जुड़े न जुड़े, अपने लोगों को जोड़ना है, बनाए रखने के लिए, जो वोटर है उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए। और ये देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत सारे और दूसरे काम होने हैं, लेकिन चुनाव जितना राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है, और जैसा आपने कहा कि जो सत्ता में है उसके पास संसाधन की कमी तो नहीं है, जिस तरीके से राजनीति बदली है उस वजह से। आखिर में, इस बातचीत के आखिर में बात करते हैं प्रशांत किशोर की। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए आ गई क्योंकि प्रशांत किशोर जब से बिहार गए हैं तब से सोशल मीडिया उठा करके अगर आप देखिए, अगर आप एक्स पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। और आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े पत्रकार हैं, जो घूमते फिरते हैं, वो ये कह देते हैं कि बिहार में उनकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। नरेशन बनाने की बात की जाए तो वो हर दिन कोई ना कोई नरेशन खड़ा कर देते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। क्या स्थिति है बिहार में? कुछ बदला है? जैसे हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को लेकर के स्थिति बदली है बिहार में, या अभी भी वही स्थिति है? लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वोट देने से पहले थोड़ा सोचेंगे। नहीं, वोट देने के पहले निश्चित रूप से सोचेंगे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बदलाव प्रशांत किशोर की वजह से आया है।
देखिए, हमको लोग पूछते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, तो हम लोग हर बार कहते थे, हर बार ये सवाल पूछा जाता, हम लोग हर बार कहते थे कोई मुद्दा नहीं है, मुस्लिम यादव का समीकरण आरजेडी का है और दूसरा बड़ा सामाजिक समीकरण अति पिछड़ा महादलित का और फॉरवर्ड का एनडीए का है, तो चुनाव एनडीए जीत जाएगा। तो ये, या उसके पहले जब आरजेडी जीतती थी तो ये था कि वो गरीबों के मसीहा है, पिछड़ों के मसीहा है, तो वो चुनाव जीत जाएंगे। मुद्दा नहीं होता था। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कामयाबी विकास जी ये है कि उन्होंने एक मुद्दा तो ये स्टैब्लिश किया कि बिहार में बदलाव हो। आज हर व्यक्ति बदलाव की बात कर रहा है, बिहार में सत्ता बदलने की बात हो रही है, इसका श्रेय, इस बात की चर्चा, इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। और दूसरी बात कि बिहार मुद्दा बने, हम भी अभी एक डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के कॉन्क्लेव में थे, वहां भी हम लोग का कॉन्क्लेव की थीम थी बात बिहार की बात 2.0। तो उसके पहले भी बिहार की बात हुई थी। हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म बिहार की बात कर रहा है, तो अपने आप में बिहार एक मुद्दा बना है। और ये हम पिछले 30 साल में पहली बार देख रहे हैं, 35 साल में, कि बिहार मुद्दा है। बिहार मुद्दा है मतलब कि बिहार के लोगों की भलाई हो, पलायन रुके, शिक्षा की व्यवस्था हो, बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ गरीबी मिटे, यहाँ फैक्ट्रियां लगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिले। ये मुद्दा, इस मुद्दे पर अगर आज बिहार में चर्चा हो रही है तो इसका श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है। तो मुद्दे तो उनके स्टैब्लिश हो गए हैं, वो जिन मुद्दों को लेकर के आए तो वो स्टैब्लिश हुए या नहीं, उनकी पार्टी स्टैब्लिश हुई या नहीं, ये सेकेंडरी बात है। उनका मुद्दा स्टैब्लिश हो गया। अब इस मुद्दे का लाभ वो कितना ले पाएंगे पॉलिटिकली, या जो पहले से स्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं जिनके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और संगठन की ताकत है, कार्यकर्ता है, वो ले जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से ये खतरा उनके सामने है। इसके बावजूद हम एक बात हमेशा कहते हैं विकास जी, आप भी आंकड़ा उठा करके देखिएगा, और कई प्लेटफॉर्म पर हम पहले ये बात कह चुके हैं कि बिहार में अभी वो किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। कोई ये नहीं कहे, मतलब एक आधा परसेंट, पौना परसेंट वोट की बात हम नहीं कर रहे हैं। किसी को डैमेज करने से पहले वो एक उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो इन दोनों में से किसी गठबंधन को नहीं जाता है। और ये बिहार में एक बहुत बड़ा वोट आधार है, 20 से 22%, 24% तक वो एक वोट का आधार है, जो न एनडीए को देता है न महागठबंधन को देता है। वो अपने अपने कारणों से इनसे दोनों से अलग किसी को वोट करता है। जैसे पिछले चुनाव के कहीं सिर्फ हम आंकड़ा दें तो एक चिराग पासवान लड़ रहे थे, 136 सीटों पर ही लड़े और उनको 5.66% वोट आया। एक गठबंधन बना था उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, बसपा का, जिसको 3.5% वोट आया। निर्दलियों को 8.4% वोट आया। नोटा को 1.68, 1.7% वोट आया। कोई 20-21% वोट गया अन्य को, इन गठबंधनों से अलग। सोचे आप कितना पोलराइज्ड इलेक्शन था, कितना पोलराइज्ड इलेक्शन था। इसके बावजूद 20% वोट अन्य को गया। ये फेनोमेनन बहुत कम स्टेट्स में है। जैसे राजस्थान में हमको दिखता है, दिल्ली में तो ये देखा हम लोगों ने कि 90% वोट जो है वो चले गए दो ही पार्टियों को। हरियाणा में 93% वोट चला गया 2 पार्टियों को। बिहार में इन 2 गठबंधनों को कभी भी 80% से ज्यादा वोट नहीं मिलता है। तो जो 20% वोट है उसमें मेजर वोट के क्लेमेंट इस बार प्रशांत किशोर हैं। उनको 10-12%, 15% वो अन्य का जो वोट है उसमें का बड़ा वोट एक उनके साथ आएगा। और उसके बाद उस वोट के आधार पर वो दोनों को थोड़ा थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अब वो कितनी सीटें जीतेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे अभी की स्थिति में। लेकिन पिछले अपने कुछ इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर तो बड़े दावे कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं डिसाइसिव रिजल्ट आएगा आम जन स्वराज के पक्ष में, और वो खुद भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और तमाम चीजें, अब तो घोषणा शायद हो गई। रोहतास से लड़ने की बात आ रही है प्रशांत किशोर की। तो रोहतास से क्यों चुना प्रशांत किशोर ने? देखिए, वो वहां से लड़ेंगे, अभी घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर लड़ना हुआ पार्टी कहेगी, अभी भी वो पार्टी पर छोड़ रहे हैं। तो ये जो बड़े नेता, तमाम बड़े नेता ऐसी कहते हैं, चिराग पासवान भी ऐसी कहते हैं कि लड़ना है लेकिन पार्टी कहेगी, हमारा संसदीय बोर्ड कहेगा। प्रधानमंत्री तक के लिए कहा जाता है कि उनकी टिकट संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो ये तो उस तरह की बात है। अभी वो बात हुई है कि उनका तय करेगा, पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। और करगहर सीट है, जहां वो करगहर सीट पर अभी ब्राह्मण कैंडिडेट जीते हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के कम अंतर से जीते, लेकिन वो एक माना जाता है कि वो ब्राह्मण वहां काफी हैं। और वो इन्होंने एक नया उसको आइडोलाइज किया है नए तरह से कि व्यक्ति को चुनाव या तो अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए या कर्मभूमि से लड़ना चाहिए, ताकि कोई उन पर ये आरोप नहीं लगाए, अगर वो करगहर से लड़े तो कोई ये आरोप नहीं लगाए कि आखिर आपने ब्राह्मण बहुल सीट क्यों चुनी। तो वो इसलिए आइडोलाइज कर दिया कि हमारी जन्मभूमि है तो हम अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे। उनका घर उसी इलाके में है, बक्सर के रहने वाले हैं, और उसी इलाके में वो जो उसका प्रमंडल रोहतास आप जो कह रहे हैं वो आता है, तो उस इलाके से वो लड़ना चाह रहे हैं।
वहां से लड़ने का एक कारण ये हो सकता है कि उनका गृह जो जन्म स्थान जन्मभूमि का है वो हो, दूसरा हो सकता है कि ब्राह्मण बहुत है, दलित आबादी भी वहां बहुत है। तो अल्टीमेटली प्रशांत किशोर कांग्रेस का जो पुराना समीकरण रहा है ब्राह्मण का, दलित का, मुस्लिम का, उसी को साधने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस नाते वो कर रहे हो, लेकिन अभी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये उन्होंने एक संशय छोड़ दिया है कि पार्टी तय करेगी। लेकिन राघोपुर लड़ेंगे या करगहर लड़ेंगे इसकी चर्चा उनकी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, इतने विस्तार से बिहार के बारे में क्लास लेने के लिए, बताने के लिए हमें। कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में फिर जब जरूरत हो और जब लगे कि समझना है कुछ तो आपको तकलीफ देंगे, जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, जरूर जुड़ेंगे।